अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगा मोहम्मद और आप देख रहे हैं लॉकडाउन डेज। लॉकडाउन डेज में आज हम बात करेंगे ओवरऑल सिचुएशन की कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फिर कारोबार में पाकिस्तान में जो एक हलचली मची हुई है ताजिरों की तरफ से उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक क्या कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से लोग काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, फिर उनका खाने पीने की जो चीज़ें हैं इसको भी डिस्कस करेंगे आज के शो में। सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट अवैस इसाक। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। अवैस, सबसे पहले तो कोरोना वायरस की वजह से लोग काफ़ी इफेक्ट हो चुके हैं, तो इसके वैक्सीन पे कुछ काम हो रहा है? पाकिस्तान में कैसा काम हो रहा है, दुनिया में कैसा काम हो रहा है, आप क्या देखते हैं? निगाह, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि बहुत सी कंपनीज़ और बहुत से ममालिक ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। अभी जो सेकंड मरहला है वो ये है कि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाए। आपने कल भी देखा होगा कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ये ख़त लिखा गया है और उसमें ये बात कही गई है कि हम ह्यूमन ट्रायल पाकिस्तान के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं। चाइना नहीं, बहुत से ममालिक और बहुत सी यूरोपियन कंपनीज़ ने वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया है। लेकिन निगाह, अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इसका ह्यूमन ट्रायल कामयाब हो जाए, बहुत जल्दी कामयाब हो जाए, ताकि हम इस पेंडेमिक से जल्द अज जल्द निकल जाएं। अच्छा, हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं आलिया सारिम, वाइस चेयरपर्सन हैं सारिम बन्नी ट्रस्ट की। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये कोरोना वायरस की सिचुएशन में आपकी एनजीओ सारिम बन्नी ट्रस्ट किस तरीके से किरदार अदा कर रही है? भाई, इस वक्त सबसे ज्यादा दो चीजों की जरूरत है हमारे लोगों को, एक अवेयरनेस और एक राशन। वो दोनों चीजें हमारा इदारा कर रहा है, अवेयरनेस भी फैला रहा है और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है। और उन जगहों पर क्योंकि हमारा इदारा पिछले 30 साल से काम कर रहा है, तो जाहिर है कि उन तमाम घरानों को, उन तमाम जगहों को जहाँ से लोग आते रहते हैं, हमें मालूम है कि एक आम इंसान वहाँ तक, आम शहरी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो हम उन जगहों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उन घरानों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सफेद पोश लोग जो ना तो अपनी जरूरत बताते हैं, ना घर से बाहर निकलते हैं, ना मांगते हैं, लेकिन हम उन्हें इसलिए टांगते हैं कि पिछले इतने सालों में, 3 दहाइयों में वो गाहे बगाहे किसी न किसी मसले से हमारे साथ मुंसलिक हैं। हम उनकी मुश्किलात को हल कर रहे हैं। तो आज इस मुश्किल के दौर में भी उन सफेद पोश लोगों तक हम राशन खुद पहुंचा रहे हैं, उनके घरों पर डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ राशन डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रही है, आप समझती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक जो सपोर्ट होना चाहिए थी वो नहीं है अभी तक, और फिर ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लॉन्ग टर्म हल तो नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट से तो उम्मीदें क्या होती है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, जिसको मैं हमेशा मानती हूँ कि गवर्नमेंट वो सब कुछ कर सकती है जो एनजीओ अपनी मद में महदूद वसाइल में करती है। गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है, ना सिर्फ वसाइल, उसके अलावा जराए, उसके बाद अथॉरिटी। गवर्नमेंट को मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो कुछ नहीं करती है। लॉकडाउन भी अगर उसने किया है तो उसने अपनी आवाम की बेहतरी के लिए किया है। लेकिन मैं एक चीज देख रही हूँ कि वफाक में और सूबाई तौर पर मुझे उनमें हम आहंगी और वो चीज नजर नहीं आ रही है कई जगहों पे। दूसरी बात यह है कि हर चीज अगर सिस्टमेटिक अंदाज में होगी तो बेहतर होती है। ये सारे तरीके, चाहे वो हमारे पास नेशनल आईडी कार्ड वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, ये जिस तरह से गवर्नमेंट के मसाइल है वो आम लोगों के नहीं होते। अगर उसके थ्रू प्रॉपर अगर राशन सबके पास जाता तो राशन आपको मार्केट में बिकता हुआ नजर नहीं आता। जब एक एक बंदा हर इदारे से अलग अलग करके अपना राशन जमा कर रहा है, फिर वो लोग जो घरों से राशन दे रहे हैं गो कि वो नेकी कर रहे हैं, लेकिन उस नेकी से वो लोग जो चालाक हैं, जो होशियार हैं, जो इस किस्म के मौकों पर निकल आते हैं खुदरा पौधों की तरह, वो एक एक बंदा 4-4, 6-6 लोगों का सामान ले जा रहे हैं, फिर वो मार्केट में बेच रहे हैं, फिर वो स्टोर कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए पॉलिसी जो लाएगी वो हुकूमत लाएगी। बहुत एनजीओ काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में समझती हूँ चलता ही अवाम की मदद और अवाम की मोहब्बत है। लेकिन जब मैं हुकूमती सतह पर देखती हूँ तो अवाम का ये जोश, ये जज्बा, ये वसाइल, ये पैसा, ये सब हुकूमत प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं करती। जो कि मेरी जाती राय तो ये है कि हुकूमत के लिए ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। क्यों नहीं हुकूमत ये करती, इसका जवाब सिर्फ हुकूमत दे सकती है। अच्छा, इस इकदामात के लिए तो सिंध गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की हुई है सिंध रिलीफ के नाम से, तो वो इसमें किरदार अदा नहीं कर रही है वो एप्लीकेशन कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो डबल ना हो जाए? बात ये है कि जब सारी एनजीओ और गवर्नमेंट मिलकर एक पेज पे एक तरीके से काम कर ही नहीं रही तो काम सिस्टमेटिक कैसे हो सकता है? क्या पाकिस्तान की सारी एनजीओ,
सारे लोग जो फलाही काम करते हैं, क्या उन सबको गवर्नमेंट ने अपने साथ मिलाया है? क्या सारे सिस्टम को एक तरीके से लेकर चल रहे हैं? गवर्नमेंट अपने हिसाब से जितना उसको देखिए, गवर्नमेंट को भी तो फंडिंग की जाती है, कि इस मौके पर तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोग गवर्नमेंट को फंडिंग कर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी अपील कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो सारी चीजें मौजूद हैं। इस बदल के मैं समझती हूँ अवाम अपने तौर पर इतना नहीं कर सकती जो गवर्नमेंट कर सकती, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जितने भी फलाही इदारे हैं वो सब, प्लस जितने लोग फलाही काम करते हैं वो सब, उन सबको भी एक साथ मिलाया जाता और काम किया जाता है। आपने एक चीज बना दी, एक चीज लॉन्च कर दी, आप अपनी चीजों को क्लियर करने के लिए आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें दूसरी जगहों पर जाया हो रही है, अगर किसी अवाम का भी पैसा जाया होता है या किसी अवाम को भी चलाक लोग बेवकूफ बनाते हैं, तो मैं समझती हूँ वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो बंदा मदद करना चाहता है उसको दूसरा बंदा बेवकूफ ना बना सके। इसकी पॉलिसी भी अवाम नहीं हुकूमत बनाएगी। वहां पर मुझे बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स नजर आती है। जी मैडम, इसी हवाले से आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी पॉलिसी नहीं बना रही है, तो क्या एनजीओज के दरमियान जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्या उसका डेटा आपस में शेयर किया जा रहा है ताकि रिपीटेशन ना हो सके? अच्छा, मैं एक तो बात ये क्लियर कर दूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बना रही। मैंने आपसे कहा कि जितनी फाल पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए उतनी फाल पॉलिसी नहीं बन रही। पॉलिसीज तो गवर्नमेंट मुतवातिर बना रही है, यहाँ तक भी हो रहा है कि सिंध हुकूमत अपने तौर पर बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, वफाक अपने तौर पर काम कर रही है। कहीं पर साथ खड़े नजर आते हैं जब हम ये कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, स्प्रेस करने चाहिए, इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, उन चीजों पर ये लोग साथ नजर आते हैं। लेकिन लॉकडाउन की सूरत में हम इन्हें ये भी देखते हैं कि अपने तौर पर खुद भी ये डिसीजन ले रहे होते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारे मुल्क में, ये गरीब मुल्क है, यहाँ पर गंदों का एक दाना भी जाया नहीं होना चाहिए, और हमारी अवाम जिनके दिल बड़े वसीम हैं, जो खुद आगे बढ़कर अपनी मदद आपके तहत भी वेलफेयर कर रहे होते हैं, जो रजिस्टर्ड एनजीओ है वो तो अपनी जगह मौजूद है, वो अपनी जगह है। मैं उनके अलावा भी पाकिस्तानी कौम की बात कर रही हूँ, क्योंकि एनजीओ ने भी कुछ ऐसी नाम नहाद एनजीओ है, उन्होंने इतना इंप्रेशन खराब कर दिया है कि पब्लिक सारी एनजीओ को कभी कभी ऐसा सोचती है कि पता नहीं इनको देना चाहिए, इन्हें नहीं देना चाहिए। तो उस मतलब मैं समझती हूँ कि जो लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से राशन बांट देते हैं, खुद अपनी गाड़ियों में भर के ले जाके राशन बांट देते हैं, तो वो सारी रिलीफ भी तो पब्लिक को, गरीब लोगों को मिल रहे हैं। उन सब चीजों को आप मिलाकर चैनलाइज करें तो पाकिस्तान एक इतना बेहतरीन मुल्क है, इतनी बेहतरीन इसकी आवाम है कि अच्छे वक्तों में तो चाहे इनका रवैया कुछ भी हो एक दूसरे के साथ, बुरे वक्तों में पाकिस्तानी अवाम एक दूसरे के साथ ऐसे खड़ी होती है कि मैं समझती हूँ कि शायद दूसरी कौमें या दूसरे लोग कभी ख्वाब में उस तरह की यूनिटी देख सके जो मुश्किल में हमारी कौम एक दूसरे के साथ खड़ी होती है। वो चीज हुकूमत को चैनलाइज करने की जरूरत है, अपनी पॉलिसीज नहीं बल्कि उसके अलावा अवाम भी जो चीजें कर रही है उनको भी अपने साथ खड़ा किया जाए। उसमें हुकूमत पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, उस पर एनजीओ पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि काली भिड़े चाहे हुकूमत में हो चाहे वो एनजीओ में हो, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, उन्हें निकालना चाहिए, और उसके बाद एक बिल्कुल शफाफ निजाम बनाना चाहिए। उसके बाद मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में शायद बाहर की इमदाद आने की भी जरूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ आप आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो सारिम बर्नी ट्रस्ट का क्या प्लान है? आगे रमज़ान में क्या करने का इरादा है आप लोगों का? हमारी नॉर्मल जो प्रैक्टिस है जो साल से चली आ रही है कि हम रमजान में अफ्तार के दस्तरखान बिछाते हैं, क्योंकि आमतौर पर सारे पूरी ट्रस्ट सड़क पर जो खाना खिलाने की रिवायत है उससे ज्यादा प्रेफर करता है कि घरों तक राशन पहुंचा दिया जाए। लेकिन रमजान एक ऐसा महीना होता है जिसमें सारे बड़ी ट्रस्ट खुद भी अपने ऑफिस के बाहर और मुख्तलिफ जगहों पर दस्तरखान बिछाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक महीने इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही प्लेट एक ही थाल में जब हम बैठ कर खाते हैं तो उसकी एक प्रैक्टिस, उसका एक नशा, उसका एक मजा, ये मिलकर बैठकर साथ खाने का मजा है, ये बहुत ये आपके खाने को, आपके नफ्स को, आपकी मोहब्बत को इसको बढ़ाता है, चार चांद लगाता है। तो वो एक प्रैक्टिस दस्तरखान लगाने के सारे बड़ी ट्रस्ट की साल से है रमजान में, वो हम इंशाल्लाह इस साल भी करेंगे। अल्लाह वसाइल बढ़ाए तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हर साल हम पहले से ज्यादा कर सके। और घरों में राशन यकीनन जाता है, शेल्टर होम है हमारे, हम शेल्टर होम में जिस तरह से लेकर चलते हैं वहाँ पर सहरी है, अफ्तारी है, ईद की तैयारियां हैं, वो बच्चियां जिन्हें घरों से निकाल दिया गया, वालिदैन जिन्हें निकाल दिया गया, बच्चे जिन्हें सड़कों पर फेंक दिया गया, चाहे वो मेरे पास एक दिन का भी बच्चा आता है या एक महीने का भी आता है या 100 साल की अम्मा आती है, सारिम बर्नी ट्रस्ट ईद के दिन
वही खुशियां उनको देने की कोशिश करता है, और जो खुशियां वो अपने घर में अपनी माँ और अपने बच्चों को देता है, उसमें चाहे चूड़ी है, चाहे मेहंदी है, चाहे नया जोड़ा है, ये ईद के दिन ईदी है, वो सारी चीजें उसी तरह वहाँ की जाती है जैसे किसी भी आम घर में की जाती है। अच्छा, होपफुली क्या कहते हैं, आपने जब दस्तरखान लगाने की बात करी अफ्तार के, तो सोशल डिस्टेंस का एहतमाम किया जाएगा इसमें? यकीनन पिछले साल तक तो हम लोग एक साथ जुड़े बैठे थे। अल्लाह ताला हमें इस वबाई बीमारी से और हर बीमारी से निजात दे। ये एक बहुत तकलीफदेह लम्हा होगा। आप सोचिए, ईद का मौका हो और हम गले न लगा सके अपने मुसलमान बहन भाइयों को, या रमजान का महीना हो, रमजान के महीने में तो आप यकीन कीजिएगा कि अगर किसी के पास 2 खजूरें होती हैं, रोजे की आवाज, अजान की आवाज आ जाए, रोजा खुल रहा हो, तो वो बंदा अपने पास से दूसरी खजूर अपने हाथ से मुंह में डालता है दूसरे रोजेदार के। ये एक तकलीफदेह लम्हा है हमारे लिए कि हम अपनी इन चीजों को इस तरह शेयर नहीं कर सकेंगे, लेकिन जरूरत है वक्त की। अल्लाह से माफी मांगेंगे, या अल्लाह हमारे दस्तरखान को उसी तरह यकजान कर दे जैसे हमेशा रहे। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाएगी। जो भी हुकूमत ने इक़दाम कहे हैं, चाहे वो स्प्रे के हवाले से है, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से है, या मास्क के हवाले से, उन सारी चीजों का हम पूरा ख्याल रखेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें जल्दी निजात दिला और हम उसी तरह मोहब्बतों के साथ बैठे और मिलकर खाएं। चलें, आलिया साहिब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पे जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। बस जैसे कि आलिया साहिबा ने बताया कि एक जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला अमल जो है, वैसे तो सारी बनी ट्रस्ट पूरे साल ही ये चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन इस सिचुएशन में इनका ये किरदार कितना अहम है? बिल्कुल निगाह, ना सिर्फ ये ट्रस्ट बल्कि पाकिस्तान में जितने भी ट्रस्ट इस तशवीशनाक सूरत हाल में काम कर रहे हैं, उनका ये काम करना बहुत वक्त की नागुज़ीर ज़रूरत है। अगर मैं समझता हूँ कि ये फलाही इदारे अपना कुलीदी किरदार अदा नहीं करते तो पाकिस्तानी अवाम का लय हाफिज था। और इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ मज़ीद वजाहत दूँ कि हमारे यहाँ जितने भी NGOs काम कर रही हैं, इनके दरमियान डेटा शेयरिंग नहीं है। जैसे कि वे मोहतरमा भी बता रही थी कि अगर ये डेटा शेयरिंग होती है तो इस सूरत हाल में जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, एटलीस्ट उनको रोका जा सकता है और मज़ीद मौसर तरीके से गरीब के घर जो है वो ज़्यादा तादाद में राशन पहुंचाया जा सकता है। मैं समझता हूँ NGOs के दरमियान, जो NGOs इस वक्त पाकिस्तान में अच्छा काम कर रही हैं, उनके दरमियान डेटा शेयरिंग ज़रूरी है कि फ़लाँ NGO ने फ़लाँ इलाका कवर किया है तो फ़लाँ NGO इस इलाके को कवर ना करे, वो दूसरे इलाके को कवर करे। और अगर किसी को 12,000 रुपये मिल रहे हैं इमरान खान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो एटलीस्ट उसको राशन ना दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वो राशन से और पैसों से मुस्तफ़िद हो सकें। अच्छा, कहते हैं आलिया साहिबा की इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए? सिस्टमेटिक वे से मुराद जो आम एक घर का बंदा भी कोई बांट रहा है चीज़ें, तो उसको भी आप क्या कहते हैं एक जगह पे नोट कर लें कि इसने इस जगह बांटा है, इतनी चीज़ें गई हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर पूरी दुनिया में आपको, पूरे पाकिस्तान में आपको पता है बांटने वालों कम नहीं है, इनकी तादाद कम नहीं है, इन सबको एक सिस्टमेटिक वे से चलाना चाहिए जिस तरीके से ये बोल रही हैं। बिल्कुल निगाह, मैंने पहले भी आपसे यही गुजारिश की कि सिस्टमेटिक वे इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा पोर्टल बना दिया जाता है कि जिस पोर्टल में फलाही इदारों को जोड़ा जाता है और मुखय्यर हजरात को जोड़ा जाता है और अगेन डेटा शेयरिंग होती है कि जी हमने फ़लाँ आदमी को दे दिया है या हमने फ़लाँ इलाके को, फ़लाँ यूसी को, फ़लाँ शहर को हमने कवर कर लिया है, तो इस शहर को कवर ना किया जाए ताकि उसमें रिपीटेशन ना हो। देखा, जितनी रिपीटेशन होगी उसके अंदर अगेन वही वाला इशू आएगा कि राशन जाके बेचा जाएगा, मगर जो गरीब और सफ़ेद पोश आदमी होगा वो बेचारा भूख से मर जाएगा। तो पोर्टल होना चाहिए, डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट की सतह पर भी डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, फलाही इदारों के दरमियान भी डेटा शेयरिंग होनी चाहिए और मुखय्यर हजरात के दरमियान भी डेटा शेयरिंग होनी चाहिए ताकि रिपीटेशन ना हो, ताकि जो करप्ट लोग हैं जो इस नागुज़ीर सूरत हाल में भी फ़ायदा उठा रहे हैं उनके अज़ाइम को रोका जा सके। अच्छा, इसके साथ साथ हम समझ सकते हैं गवर्नमेंट अभी जो है वो बहुत ही चीज़ों में मसरूफ़ है कोरोना की वजह से, तो इसका दूसरा अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि लोग जो ग्राउंड पर मौजूद हैं वो अगर किसी ऐसे अमल को होता हुआ देखें तो उसकी निशानदही करें और उसको मतलब कि अगर कुछ ना कर सकें तो उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें ताकि उस चीज़ को एटलीस्ट रोका तो जा सके कहीं ना कहीं। ये सही हल है इसका? निगाह देखें, इस वक्त जो इनफरादी सतह की आप बात करें ना, इनफरादी सतह पे लोग बहुत परेशान हैं और मैं समझता हूँ कि इनफरादी सतह पर इक़दामात करवाना
ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसमें करप्शन का एलिमेंट भी होता है, उसमें पर्सनल जेलसी का एलिमेंट भी होता है, और मज़ीद एलिमेंट होते हैं लोग एक दूसरे के साथ जो हैं वो अपने पर्सनल रिफ्ट्स को किसी भी सूरत में जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगेन इशू जो है वो जब गवर्नमेंट की सतह पे निगाह होगा, जब गवर्नमेंट की सतह पे इक़दाम उठाए जाएंगे, वो ज़्यादा मौसर होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनफरादी सतह पे सिर्फ ये चीज़ की जा सकती है कि जिस इलाके में हम देखते हैं कि जिस घर में राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो खुद, अगर उसको राशन दोबारा दिया जा रहा है, वो खुद वॉलंटरी उस राशन को ना ले, वो उस पैसों को ना ले, ताकि वो निशानदेही कर दे कि फ़लाँ जो मेरा पड़ोसी का घर है या फ़लाँ मेरे रिश्तेदार हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें आप उनको दे दें। ये जो इनफरादी सतह पे लोग एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास दूसरे कॉलर भी मौजूद हैं। जमील पराचा साहब सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरपर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है, ताजिर और सिंध गवर्नमेंट अभी तक एक पेज पर क्यों नहीं आ सकी? ये तो देखिए इनकी नियत की बात है, 1 महीना और पूरे 6 दिन गुजर चुके हैं कारोबार को बंद हुए, और हमने बारहा इनसे कहा कि हमारे पास अब वो हालात नहीं है, हमारे घरों में राशन खत्म हो चुका है, हमारे घरों में बिल्कुल भूख और अफलास नाच रही है, लेकिन ये अब किसी तरह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें सीएम ने बुलाया, सीएम ने बुला के हमसे कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर हम ये सारा मामला बना के 48 घंटे के अंदर हम ये वफाक को भेज देते हैं, वफाक 2 दिन में भेज देगा, हम 2 से 4 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन में मामला हल करके आपकी दुकानें डे बाई डे खुलवा देते हैं। हमने उसमें भी एतराज दीजिए कि 2 दिन की बात ठीक हो, लेकिन अब नजर ही आ रहा 8 दिन गुजरने के बाद भी ये अभी कह रहे हैं इसका टाइम लगेगा। तो अब बताएं कि ये पूरा रमजान मुबारक का महीना आ गया, ताजिर जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कहाँ परेशानी आ रही है? जैसे कि आपने कल क्या कहते हैं बताया कि आप लोग यकुम रमजान से जो है वो कारोबार खोल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट आपको मना कर रही है और आप दूसरी जगह खोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लेकिन आप लोग, जाहिर सी बात है आप अपनी जगह पे सही है, गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही है, लेकिन इसमें रुकावट कहाँ आ रही है, आप क्या समझते हैं? देखिए, रुकावट मैं समझता हूँ इसके अंदर जो आ रही है ना, वो वफाक और सिंध गवर्नमेंट की आ रही है, वफाक और सूबाई की गवर्नमेंट की लड़ाई है, जिसमें अवाम और ताजिर पिस रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर ये इसी तरीके से थोड़ा दिन और चलता रहा तो क्या सिचुएशन होगी ताजिरों की? सिचुएशन ये होगी कि लोग रोडों पे निकल आएंगे और इनसे पोजीशन संभाले को नहीं समझी जाएगी, क्योंकि भूख और अफलास हर तरफ फैल चुकी है, घरों में राशन खत्म हो चुके हैं। क्या छोटा ताजिर इस काबिल होता है कि वो अपने घर में कोई 2-4 महीने की कैश जमा करके रखे? उसके पास तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन कैश नहीं होता अपने घर का सामान लाने के लिए। लेकिन हुकूमत ने इसका नाजायज फायदा उठाया। हमसे कहा गया लॉकडाउन करो, अचानक आवाज दी गई 18 तारीख को लॉकडाउन करने की, हमने 18 तारीख को लॉकडाउन कर दिया, और उस बात से लेके आज तक 1 महीना 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत कब से मस नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरे से सबक ले आने के चक्कर में वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी शहीद गनी साहब मैसेजेस छोड़ रहे हैं, जगह जगह से बात आ रही है कि ताजिर अपनी गिरफ्तारियों की तैयारियां करे, फला करे। हम गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं, हमें फांसी भी चढ़ाने हम तैयार हैं। हमारे एक ताजिर को गिरफ्तार किया गया, 3-4 ताजिर जो हमारे गिरफ्तार हुए उनके जो वो टेररिस्टों की तरह उनको जो है 14 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। हम भी सब हर तरह की चीज भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यकुम रमजान से इंशाअल्लाह अपनी दुकान और अपने कारोबार जरूर खोलेंगे। अच्छा जमील पराचा साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो है वो एका नहीं है, आप क्या समझते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों में इख्तिलाफ पैदा कर रही हैं? भाई देखिए ना, अभी मुर्तजा वहाब ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने मुर्तजा वहाब का बयान सुना CNN पे। वो कह रहे थे कि जो गवर्नर साहब है वो जगह जगह जाके जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं, ईसाइयों भी दे रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, तो वो हमें गलत साबित कर रहे हैं, कुछ सही होना चाह रहे हैं। इनकी इन्हीं लड़ाइयों में जो है ना हम लोग पिस रहे हैं। ठीक है। अच्छा जमील, मैं समझता हूँ कि ना वफाक इस वक्त अवाम और ताजिरों के हक में और न सूरत अवाम और ताजिरों के हक में, दोनों बराबर के इंतजार है अवाम और ताजिरों मईशत की तबाही के अंदर। ठीक है। जमील पराचा साहब, ये बताइएगा कि दीगर सेक्टर्स और दीगर दुकानें वगैरह जो हैं वो खोली जा रही हैं, क्या वजह है सिर्फ ताजिर बरादरी के साथ ही मामला तय नहीं किए जा रहे हैं? देखिए ना, ये तो यही बात हमने की थी कि देखिए आप जिस तरह दूसरे सेक्टर्स खुलवा रहे हैं,
2 दिन के लिए हमारे सेक्टर भी खुलवा दें, हम लोग कुछ बच्चों के लिए दाल दलिए का बंदोबस्त कर लें। रमजानुल मुबारक के दिन है, रमजानुल मुबारक के दिनों में हम अपना काम कुछ तो काम चले लोगों का, कुछ दिन तो हमारे कारोबार खुले, लेकिन वो अब ऐसा मालूम हो रहा है कि वो जिद वाली बात आ गई है, जो वजीर आला साहब है और जिद पे अड़ गए कि वो अब नहीं खोलने दिया जाएगा ताजिरों को। अच्छा जमील पराशर साहब, एक चीज और बताइएगा कि जो प्रिकॉशन जो है क्या कहते हैं कोरोना से बचने के लिए, कहीं ये तो बीच में नहीं आ रहे हैं, कहीं आप लोगों ने पूरा मुतमईन नहीं करवाया हो उन्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उनसे कहा कि आपकी जो SOPs है वो SOPs के मुताबिक हम चलने को तैयार है। आपकी जो भी आप हमें SOPs दे दें, सख्ती से आप उस पर अमल करवाएं। आप हमारी अगर कोई दुकान उसकी पासदारी नहीं करती, आप उसको सील कर दें। अच्छा दूसरी चीज ये बताइएगा, आप बोल रहे हैं कि यकम रमजान से खोल रहे हैं और फिर सिंध गवर्नमेंट बोल रही है जो खोलेगा वो जेल में जाएगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है? हम तो चाहते हैं कि बहुत सारे ताजिर जो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, हम तो हमें जेल में ही बंद कर दे तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। अच्छा चले, इसका कोई हल आप गवर्नमेंट को पेश करना चाहेंगे? हमने गवर्नमेंट को इसका हल ये पेश करने के लिए दिया था कि हमने कहा था 2 दिन के अंदर अंदर आपने अगर कोई SOPs बनाई है तो वो हमें दे दें, हम 2 दिन में वो SOPs के मुताबिक अपनी सेक्टर वाइज अपनी दुकानें खुलवा देंगे। और जिन्हें अगर बैठ के बात होती, अगर इन्होंने हमसे कहा था कि भाई 1 दिन और आप मजीद निकाल लें, 2 दिन की जगह आप 3 दिन कर लें, तो हम तो 1 महीना और 6 दिन गुजारते चले आ रहे हैं, 1 दिन की कोई बात नहीं थी। लेकिन वो जब धमकियां आना शुरू हो जाए, कोई बात नहीं, फिर हम भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है कि हमारे साथ किस हद तक जो हुकूमत जुल्म कर ये हुकूमत किस हद तक हम पे जुल्म कर सकती है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि रमजान मुबारक शुरू हो रहे हैं, लोग अब झोलियां फैला कर इन्हें कोसेंगे। चलें जमील पराशर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ लाइन पर जुड़े। अवैस, जैसे कि जमील पराशर साहब बता रहे थे कि सिंध हुकूमत का जो रवैया है बहुत सख्त है, तो गवर्नमेंट का ऐसा रवैया बनता है? निगाह बिल्कुल भी नहीं बनता, और ख़ास तौर पे इस एक पेंडेमिक की सूरत में तो रिलीफ़ देना चाहिए। देखें, पूरे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के ताजिरों को रिलीफ़ दिया जा रहा है, लेकिन जो रवैया सिंध में ख़ुसूसन ताजिरों के साथ रखा जा रहा है वो समझ से बाहर है और वो लम्हा फ़िक्री है। देखें, मसाजिद को खोल दिया गया है, उसमें SOPs जो हैं वो हमारे फ़िक्स हो गए। आपके सुपर स्टोर्स खुल गए हैं, आपकी ग्रॉसरी काम कर रही हैं, आपके रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, और इसी तरीके से तकरीबन हर चीज़ निगाह खुल चुकी है। SOPs के तहत वो लोग रेगुलेशंस के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि सिंध गवर्नमेंट ताजिरों के साथ मामला तय नहीं कर रही है? और अगर ताजिर, जमील पराशर साहब वाली बात है कि ताजिरों को अगर नहीं खोला गया तो निगाह ये कराची चलता ही ताजिरों से है। हम सबको पता है कि पाकिस्तान को ऑन करने वाला कराची और कराची को ऑन करती है ताजिर बरादरी। अगर ताजिर बरादरी के साथ इस तरीके के मामलात रखे जाएंगे कि अगर वो दुकानें खोल रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाए, उनको कोर्ट में पेश किया जाए और फिर कोर्ट भी जो है वो उनकी बात सुनने से इनकार कर दे, तो निगाह इस तरीके से आप कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं कर सकते। इससे मज़ीद मामलात ख़राब होंगे। इवन जो आप कोरोना के साथ लड़ना चाह रहे हो, आप उस सूरत हाल से हट के आपका सारा फोकस ताजिर बरादरी पे हो जाएगा। निगाह इसी तरीके से आप देखें कि कराची में खुसूसन सिंध में डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी गई है, और इतनी ख़तरनाक सतह पे पाबंदी लगाई गई है कि उसमें कोई बुज़ुर्ग नहीं बैठ सकता, निगाह उसमें कोई पेशेंट, कोई फीमेल पेशेंट नहीं बैठ सकता, इवन कोई साफ़ी डबल सवारी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा कहाँ पे होता है? निगाह इसी तरीके से आपने देखा होगा मुख्तलिफ शाहराहों पर रोड बंद किए गए हैं। बिल्कुल निगाह, अगर 4 रोड एक साथ जा रहे हैं तो 3 को रोका गया है और 1 से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, तो निगाह उस ट्रैफिक में सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं रही ना। उस ट्रैफिक में सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की वजह से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। सिंध गवर्नमेंट आवाम को ये बात भी बताए कि भाई हमने जो रोड ब्लॉक किए हैं इसकी वजह क्या है। ना वहाँ पे स्प्रे हो रहा है, ठीक है, ना वहाँ पे कुछ चेकिंग हो रही है, ना वहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल इससे शकूक व शुबात बढ़ते हैं कि सिंध गवर्नमेंट वाकई संजीदा है या नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ यकुम रमज़ान से ताजिर जो है वो अपना कारोबार खोल रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट दूसरी तरफ अपने अपोज में है, वो कह रही है जो खोलेगा उसको उठा के। बिल्कुल, ये जंग जारी है। तो ये सिचुएशन कहाँ देखते हैं आप यकुम रमज़ान को, ये कहाँ जाएगी? निगाह बिल्कुल देखें, ये सिचुएशन सही नहीं है। आपने आज की अगर सिचुएशन देखी हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि जिस तरीके से ताजिरों को कल गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश किया गया,
ہے, دہشت گردی کی دفعات لگا کے گرفتار کر لیا گیا. تو اس سے تو یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ کل جب تاجر دکانیں کھولیں گے یا پرسوں جیسے رمضان مبارک ہوتا ہے, تاجر دکانیں کھولیں گے, سندھ گورنمنٹ گرفتار کرے گی, تاجر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, سندھ گورنمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. اس سے معاملات آگے کی طرف جائیں گے, اس سے معاملات شدت کی طرف جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے نگاہ, جو تاجر جیل میں جائے گا وہاں سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. جو تاجر کورٹ میں جا رہا ہے وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. تو آیا سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, تھوڑی سی نرمی رکھنی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے سٹیپس بہت اچھے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کا مقصد نیت دونوں صحیح ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا, آپ نہیں سمجھتے, ویسے ہم نے کہتے ہیں پولیٹیشینس کو دیکھا ہے, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل, ڈیموکریسی کی بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ڈیموکریسی کہاں گئی ہے؟ دیکھا, ڈیموکریسی تو پورے پاکستان میں نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ اس سے بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی کے نام پہ بہت کچھ ہوتا چلا آیا ہے, اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کو بڑے ایک بہتر انداز میں نہیں لکھا جائے گا. دیکھیں, ڈیموکریسی کی بات اگر آپ صرف اس پینڈیمک میں دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ مذاکرات کے معاملے میں ناکام نظر آتی ہے. وفاق نے جس طریقے سے لے کے چل رہا ہے چیزوں کو بہتر ہے, تاجروں کو ریلیف دیا جا رہا ہے, لاک ڈاؤن میں نرمی رکھی جا رہی ہے, پنجاب میں بھی صورتحال بہتر ہے, گویا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. لیکن نگاہ دیکھیں, دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرتے ہیں تو اس سے لوگ اجناس کی کمی کی وجہ سے مر سکتے ہیں. جو سید زادہ ہوگا, جو سفید پوش ہوگا, وہ کبھی بھی راشن کی لائنوں میں نہیں لگے گا, اس کو خود کمانا ہے, خود کھانا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ کائنڈلی ان چیزوں کو دیکھ لیں اور تھوڑا سا نرمی رکھیں اور اس صورتحال پہ چیزوں کو لے کے جائیں کہ لوگ ایٹ لیسٹ بھوکے نہ مر جائیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے وہ فیڈرل ورسز سندھ گورنمنٹ کی ایک جنگ جاری ہے. جس طریقے سے جمیل پراچا صاحب بھی بول رہے تھے, اس میں بیچ میں تاجر پس رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا تھوڑا ایز اسٹینڈ ہے تاجروں کے لیے کہ تھوڑا سا کاروبار بھی ان کو کھولنے دیا جائے, آپ مطلب کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر لیں. اور سندھ گورنمنٹ اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. اگر وہ تاجروں کو کھولنے کی اجازت دیتی ہے تو وہ سمجھے گی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ہمیں بولا تھا تو اس وجہ سے ان پہ عمل کرنا پڑا. ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہیں؟ دیکھیں نگاہ, دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ سندھ گورنمنٹ بہت زیادہ سختی کر رہی ہے, جبکہ دوسری طرف وفاق جو معاملات اس پینڈیمک میں اٹھا رہی ہے وہ قدرے بہتر معاملات ہیں. دیکھیں نگاہ, فلیکسیبلٹی وقت کی ضرورت ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے. آپ کے ہاں دو بڑے مسائل ہیں نگاہ. اگر آپ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھولتے ہیں تو آپ کے ہاں کیسز بڑھ جائیں گے, آپ کے ہاں میڈیکل کی سہولیات نہیں ہیں. اگر آپ لاک ڈاؤن کو بالکل جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. تو یہ دونوں سچویشن میں سے نکل کے ہمیں ایک تیسری راہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اور وہ تیسری راہ یہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن. متعلقہ اداروں کے ساتھ, متعلقہ ایسوسیشن کے ساتھ گورنمنٹ کے ادارے بیٹھیں, ایس او پیز پہ کام کریں, ایس او پیز فائنل کریں, اور اس طریقے سے کام کریں کہ کورونا بھی نہ پھیلے, غربت بھی نہ پھیلے. اور اس میں وفاقی گورنمنٹ کا کردار بہت بہتر نظر آ رہا ہے ماں سوائے سندھ کے. چلیں اویس صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ جڑے شو میں. ناظرین, جس طریقے سے اویس اسحاق نے فرمایا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی وقت کی ضرورت ہے. آپ نے لاک ڈاؤن کورونا سے بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھوکا بھی نہیں مرنے دینا. آج تک کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.